Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all again to my channel. स्टूडेंट, अभी तक हमने इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है अपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में, जिसमें हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा सा उसे दोबारा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन होती क्या है, जिसमें हमने ये देखा जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है और जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दिया था। फिर हम इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे, जिसमें इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की होती है, 3। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होती है स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जिसने ये सब नहीं पढ़ा है वो पीछे वाली क्लास में जाकर ये सब देख सकता है। तो चलिए आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख ली थी कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की होती है। आज हम इन्फ्लेशन के टाइप्स देखेंगे उसके रेट्स के हिसाब से कि कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। रेट्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन 4 टाइप की होती है। नंबर 1 होती है क्रीपिंग, नंबर 2 में होती है वॉकिंग, नंबर 3 में होती है रनअवे, नंबर 4 में होती है हाइपर या गैलोपिंग। रेट्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन 4 टाइप्स की होती है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनअवे एंड हाइपर गैलोपिंग। ठीक है, ये क्या होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। जब हमारी इन्फ्लेशन का रेट 0 to 3% हो तो उसको हम बोलेंगे ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो कोई ज्यादा डिमांड कर रहा है ना ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सब मिनिमल चल रहा है, तो हम इस टाइप की इन्फ्लेशन को बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का रेट 3 to 10% आ जाए तब हम इसको बोलेंगे ये कौन सी इन्फ्लेशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, डिमांड करने लग गए हैं, प्रोडक्शन भी होने लग गया है और डिमांड भी करने लग गए, ना तो ज्यादा यहाँ पर डिमांड हो रही है ना ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये बेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अब आती है तीसरी इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं रनअवे। जब इन्फ्लेशन का रेट 10 to 30% में चला जाए इसको बोलेंगे हम रनअवे इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है, लोगों की ज्यादा डिमांडें स्टार्ट होने लगी है, लोग बहुत सारी डिमांड करने लग गए, लोगों के पास यहाँ पर पैसा आ रहा है, पैसा आके लोग डिमांड कर रहे हैं, फिर डिमांड करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगी, इस इन्फ्लेशन को बोलेंगे हम रनअवे इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये बहुत ही गलत साइन है इकोनॉमी का। लास्ट इन्फ्लेशन आती है हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट 30 से ऊपर चला जाता है, 30% से ऊपर जब इन्फ्लेशन का रेट चला जाए तब हम उसको बोलेंगे हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल है, जहां पर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे टूल्स फेल हो गए हैं, सारी चीजें फेल हो गई है, इस इन्फ्लेशन को बोलेंगे हम हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस्ड ऑन रेट्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन के 4 टाइप्स पढ़ लिए, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनअवे एंड हाइपर गैलोपिंग। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, वो हम आज देखेंगे कि इन्फ्लेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं।
तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे इन्फ्लेशन के। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट, दूसरा सैलरी, तीसरा इम्पैक्ट होगा यहाँ पर प्रोडक्शन लेड टू जीडीपी। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, देश में इन्वेस्टमेंट आता है। माना यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, यहाँ पे ये एक कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री में बहुत सारा पैसा, और ये लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। अब हमें इसके लिए किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, बाहर की जो कंट्री आएगी वो देखेगी अरे यहाँ पर इस चीज़ की XYZ चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो अब बाहर की कंट्री, फॉर एग्जांपल USA की कोई कंट्री आ जाए या कहीं और देश की कोई कंट्री आ जाए, वो यहाँ पर क्या करेगी, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगी। जब बाहर की कोई कंट्री आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारे देश में जो लोगों की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। लोगों को क्या चाहिए, अपनी डिमांड फुलफिल चाहिए, वो कहीं से भी हो। तो यहाँ के लोगों की जब डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो ये क्या करेगी, USA की कंपनी अपना प्रॉफिट लेके वापस USA चली जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड आती है सैलरी। सैलरी में क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण हमारी जो सैलरी होती है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, पर इसका कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि जब सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी आपकी सैलरी, तो उसके बाद फिर आपके पास पैसा आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आप लोग क्या करोगे, डिमांड करोगे तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, रुपए आ गए आपके पास। अब आप लोग, जब आपके पास बहुत सारे रुपए आ गए तो फिर आप डिमांड करोगे, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो फिर आप सैलरी में फिर इंक्रीमेंट चाहोगे, तो ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड आता है GDP ग्रोथ। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण आप लोग डिमांड करोगे किसी चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी XYZ चीज़ की डिमांड करी है, ठीक है, आपने XYZ चीज़ की डिमांड करी है। अब जब डिमांड करी है तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन भी हाई होगा, तो GDP में ग्रोथ आएगी। जब हम ओवरऑल प्रोडक्शन को देखते हैं हर चीज़ को लेके, तो जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारी GDP क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो ये 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन के कारण जो हमको देखने के मिलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पुअर पीपल्स पे, ठीक है, गरीब लोगों पे पड़ेगा। उन पे कैसे पड़ेगा कि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो बहुत सारे लोग डिमांड करते रहेंगे, उनकी वजह से जो प्राइस है वो भी हाइक होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 टाइम का खाना भी, ठीक है। और ऐसे में अगर इन्फ्लेशन आ गई तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, वो लोग अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब इन्फ्लेशन आ गई, पुअर पीपल है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। अब यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन आ गई पुअर पीपल के पास देश में, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गए, ठीक है, प्राइस बढ़ गए तो जो ये अमीर आदमी है, अगर कोई A नाम का लड़का है, ठीक है, A नाम का पर्सन है, ठीक है, वो है रिच, और एक B नाम का पर्सन है वो है पुअर, ठीक है। A नाम का पर्सन जो रिच है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसको कुछ खरीदना है और उसको कुछ पैसे देने हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, उसको दे देगा। बट अगर उसी पर्सन को, जो B पर्सन है, उसको अगर कोई चीज़ खरीदनी है
तो और वो चीज़ महंगी है तो उसको 2 बार सोचना पड़ेगा उस महंगी चीज़ को खरीदने के लिए, और वो उस चीज़ को नहीं खरीद पाएगा चाहे उसका वो खाना ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है पुअर पीपल पे। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के कारण हमारी जो सेविंग होती है वो कम हो जाती है। और तीसरा इम्पैक्ट पड़ता है हमें फॉरेन कंट्री पे डिपेंड ज़्यादा रहना पड़ता है। ठीक है, सेविंग कम कैसे हो जाती है, अब इन्फ्लेशन आएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन आएगी तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड्स बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो उसके प्राइस हाइक होंगे। ठीक है, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ गए तो जो हमारी सेविंग्स हैं वो भी खर्च हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये एक सेकेंड इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का, नेगेटिव इम्पैक्ट। थर्ड है फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। माना इन्फ्लेशन आ गई देश में बहुत ज़्यादा, ठीक है, देश में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का। ठीक है, पर लोग क्या करें, डिमांड पे डिमांड करें पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे में हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ेगी चीज़ें यहाँ के लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये एक तीसरा इम्पैक्ट है जो अच्छा नहीं है। ठीक है, हमें हमें बाहर की कंट्री पर डिपेंड करना पड़ेगा अपने लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये 3 इम्पैक्ट होते हैं इन्फ्लेशन के जो मैंने आपको बता दिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपको इन इम्पैक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में बताना। अब इन्फ्लेशन हमने जो टॉपिक है लगभग आधा समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स रहती है जो हम इन्फ्लेशन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन से रिलेट होती है, जैसे सबसे पहली टर्म होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में होता है परचेजिंग पावर कम होती है, गुड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं, ये होती है इन्फ्लेशन। पर डिफ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन का अपोजिट। ठीक है, ये होती है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के अपोजिट को ही हम डिफ्लेशन कहते हैं। अब डिफ्लेशन में क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है। यहीं पर देखता है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन में आप क्या देख रहे थे, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था 2025 और 2026 का। आप कोई ए नाम का पर्सन हो, ए नाम के पर्सन आप टीवी खरीदने गए। ठीक है, टीवी का प्राइस है 2025 में 100 रुपये, आप टीवी लेके आ गए। बट आप 2026 में गए, टीवी का प्राइस हो गया 200 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या पड़ गया 100 रुपये महंगा पड़ गया यहाँ पे टीवी। तो ये है इन्फ्लेशन की कंडीशन, यहाँ पर आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। ठीक है, और गुड्स के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। ये कंडीशन है इन्फ्लेशन की। अब इसका अपोजिट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इसका एकदम अपोजिट होता है। इसमें क्या हो जाती है, इसमें हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस क्या हो जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं बिल्कुल ही। अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझो, 2025 और 2026। ठीक है, 2025 और 2026, इसमें क्या होगा, 2025 में आपको एक टीवी मिल रहा था 100 रुपये का। एक पर्सन है वो 2025 में 100 रुपये का टीवी ले रहा था। ठीक है, वो खुश हो गया, घर चला गया 100 रुपये का एक टीवी लेके। अब 2026 आ गया, अब 26 में कौन सी कंडीशन है, डिफ्लेशन की। ये एक पर्सन क्या गया, टीवी खरीदने के लिए गया। अब टीवी उसको मिल रहा है, जहाँ 100 रुपये का टीवी उसको 2025 में मिल रहा था, वही टीवी 2026 में उसको मिलेगा 50 रुपये का। यानी कि 100 रुपये के वो 2 टीवी खरीद सकता है, 50 के 2 टीवी खरीद लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो खुश हो जाएगा। यहाँ पे उसको टोटल कितने चीजें मिल जाएगी, 2। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, डिफ्लेशन। यहाँ पर इसकी 2025 में उसकी परचेजिंग पावर इतनी थी कि वो 100 रुपये से सिर्फ एक ही टीवी खरीद सकता था। ठीक है, पर 2026 आते आते उसकी परचेजिंग पावर इतनी बढ़ गई
कि और जो गुड्स और सर्विस है उसके प्राइस इतने घट गए कि जो टीवी वो 100 रुपए का 2025 में एक ही ले पा रहा था वो यहाँ पर 2 ले पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ गई और गुड्स के प्राइस क्या हो गए, घट गए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिफ्लेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि डिफ्लेशन जैसी कंडीशन क्यों आती है कंट्री में। अगर आपने सोचा होगा ऐसा पढ़ते पढ़ते क्लास देखते देखते कि अगर ऐसा होता है कि 50-50 के 2 टीवी आ रहे हैं तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है, ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अगर देश में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है देश में आधा से ज्यादा जनरेशन क्या है, बुजुर्ग, ओल्ड, वृद्ध जनरेशन है। ठीक है, तभी भी डिफ्लेशन की कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन है अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए किसी भी चीज का। ठीक है, अब हम इन तीनों कंडीशनों को समझते हैं कि ऐसी कंडीशन क्यों आती है डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन में क्या होता है, अगर चीजें क्यों सस्ती होती है, या तो लोगों के पास पैसा ही ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब ही नहीं है। जब लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो लोगों के पास पैसे भी नहीं होंगे, रुपए भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब जब लोगों के पास रुपए नहीं है तो क्या कोई लोग डिमांड करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप किसी चीज की डिमांड करोगे, उधार लेके करोगे, ऐसा करोगे तो नहीं करोगे आप। तो ये इसीलिए जो चीजें होती है वो सस्ती हो जाती है ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। तो ये पहली कंडीशन थी डिफ्लेशन की। सेकंड कंडीशन है ओल्ड जनरेशन। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे देशों में अधिकांश जो आबादी रहती है वो क्या रहती है, बूढ़ी रहती है। उन लोगों की ज्यादा डिमांड्स नहीं रहती, उनका बस यही रहता है कि बस उनको खाना पीना है, बस और कुछ नहीं, और आराम करना है। तो उन लोगों की जब ज्यादा डिमांड ही नहीं होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और जब ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा आएगी नहीं। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पर भी डिफ्लेशन की कंडीशन हो जाती है क्योंकि यहाँ पर डिमांड ही नहीं है क्रिएट हो रखी। ठीक है, और थर्ड है प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रोडक्शन में एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मैं बिठा देती हूँ। थर्ड रीजन था हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए अगर। अब प्रोडक्शन किसी चीज का कैसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, ठीक है, 100 लोग हैं, फार्मर ने 100 लोगों के लिए 100 किलो आलू उगाए। ठीक है, आलू प्याज कुछ भी, 100 किलो, 100 लोग हैं, इसको एग्जांपल से देखो, 100 लोग हैं और 100 किलो आलू, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, 100 किलो आलू गए उसने और 100 ही लोग गए। अब कंडीशन ऐसी हो गई कि इसने तो इतने उगाने थे 100 किलो आलू पर, 100 की जगह अब हो गए यहाँ पर 200, यानी कि प्रोडक्शन आलू का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पर लोग कितने हैं, 100, और पर पर्सन को 1 किलो ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब फार्मर को तो नुकसान हो जाएगा कि उसके आलू तो खराब हो जाएंगे अगर कोई उसके आलू खरीदेगा नहीं। अब फार्मर क्या करेगा कि जो आलू है इसने ज्यादा उगा दिए, वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर देगा मार्केट में। अब जब वो मार्केट में सस्ते दामों में बेचेगा आलू, तो लोग क्यों 1-1 किलो आलू लेंगे, सब 2-2 किलो ही आलू लेंगे, है ना। तो इसीलिए भी इस कंडीशन में क्या हो जाती है, हमारी जो परचेजिंग पावर हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, ये 3 कंडीशन थी डिफ्लेशन की कि क्यों डिफ्लेशन आती है कंट्री में। ठीक है, आज हमने बस इतना ही पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा फिर से हम रिकॉल कर लेते एक बार। आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन,
बेस्ड ऑन रेट। इस पे हमने कितने रेट्स पढ़े हैं इसके? 4। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनअवे एंड हाइपर या गैलोपिंग। हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। इसमें हमने पढ़ा है क्रीपिंग, वॉकिंग, रनअवे और हाइपर गैलोपिंग। क्रीपिंग में कितना बताया मैंने? 0 to 3%। वॉकिंग में मैंने बताया 3 to 10%। रनअवे में मैंने बताया 10 to 30। और हाइपर में मैंने बताया 10 to 30 और 30 एबव। ये हो गया, ये हमने पढ़ी। आज में बेस्ड ऑन रेट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो है डिफ्लेशन। कि डिफ्लेशन क्या होती है? मैंने बताया डिफ्लेशन में आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है और गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ये थी आपकी डिफ्लेशन। फिर हमने पढ़ा कंडीशन फॉर डिफ्लेशन, कि डिफ्लेशन की कंडीशन आती क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज कंप्लीट करी है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, डिफ्लेशन एंड कंडीशन फॉर डिफ्लेशन। ठीक है, आपको अगर इस टॉपिक में या इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।